नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मैकियावेली पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पूरा क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी कंप्लीट करा दिया है। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप मेरे वेबसाइट पर जाकर सभी लेक्चर्स के लिंक से वहां एक्सेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आपको ये सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैकियावेली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकियावेली एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसा। आप ये बताइए कि मैकियावेली जो है वह रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण के चाइल्ड थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ में उसमें एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि डिस्कस मैकियावेली एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। तो आपको अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला पार्ट जरूर इंक्लूड करना है। अगर आपसे पूछा जाए मैकियावेली एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, मैं आज जो आपको बता रहा हूँ आपको इंक्लूड करना है। एक और मैं लेक्चर बनाऊंगा व्हाई मैकियावेली इज सेड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। वो वाला जितना भी पॉइंट होगा उसको भी इस आंसर में आपको इंक्लूड कर लेना है। अगर मैकियावेली एज अ फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बस पूछे तो उसमें भी रेनेसा वाले सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेने हैं। जो मेरे नोट्स हैं, प्रीमियम नोट्स, उसमें आंसर बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप जो ई बुक है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी की आंसर राइटिंग के लिए, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। ये उसमें टॉपिक्स हैं, जो जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ और नोट्स हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनको भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि मैकियावेली चाइल्ड ऑफ रेनेसा कैसे हैं, उन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें रेनेसा के बारे में समझना होगा। अब रेनेसा को जानने से पहले हम इसके हिंदी मतलब को समझते हैं। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब कोई पुनः जाग रहा है। आप अगर सेमेस्टर 6 में जाएंगे तो वहां पे एक और आपको टॉपिक पढ़ना है, मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी में भी जिसमें मैंने इमैनुअल कांत के बारे में बताया है, वहां भी मैंने रेनेसा के बारे में डिस्कस किया है। तो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण मतलब पुनः हम जाग रहे हैं। इसका मतलब कभी ना कभी हम जगे हुए थे, फिर सो गए थे बीच में और पुनः हम जाग रहे हैं। तो पुनर्जागरण का मतलब है कि एक टाइम में हम लोग जगे हुए थे। और वो काल कौन सा था? तो वो एंशियंट टाइम पीरियड था। हम लोग प्राचीन काल में, प्राचीन अगर आप यूनान की सभ्यता को देखें, अगर एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें, इंडियन सिविलाइजेशन को देखें, तो वह सब जागी हुई थी। जागी हुई थी का क्या मतलब है यहाँ एंशियंट सिविलाइजेशन? मतलब कि उनके चारों तरफ जो भी घटना घटती थी ना, वह उनका कारण ढूंढने का प्रयास करते थे। आर्यभट्टा ने ऐसी थोड़ी ना सूर्य सिद्धांत दे दिया। एरिस्टोटल ने ऐसी थोड़ी ना फिजिक्स के बारे में बहुत सारे लॉज दिए। तो पहले के जो एंशियंट सिविलाइजेशन में लोग थे ना, वह जो है सोसाइटी को, मतलब समाज को केंद्र में रखते थे। और उनके लिए जो रिलीजन था इम्पोर्टेंट था, लेकिन रिलीजन उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितना मध्यकालीन युग में हो गया था। तो रिलीजन को वह सब पेरिफेरी में रखा करते थे, मतलब सर्क्यूमफरेंस पर रखा करते थे, परिधि पर रखा करते थे। और बीच में समाज था। समाज और समाज में रहने वाले लोग, इनको ज्यादा महत्व दिया जाता था एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम में। साथ ही साथ वहां इम्पीरिसिज्म था। इम्पीरिसिज्म का मतलब क्या होता है? लोग जो है ना, आंखों देखे पर विश्वास करते थे। लोग ढूंढते थे, अगर कोई भी अगर घटना घटित हो रही है हमारे समाज में या फिर हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, हमारे प्रकृति में, तो उसका कारण ढूंढने का प्रयास करते थे कि ये घटना ऐसे क्यों हुई। लेकिन मेडिएवल पीरियड में जो है ना, हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बंध गई। और इसीलिए मेडिएवल पीरियड को कभी कभी डार्क एज भी कहा जाता है। डार्क एज इसलिए कहा जाता है कि धर्म जो है, रिलीजन जो है, वह बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया मिडिएवल पीरियड में। रिलीजन केंद्र पर आ गया। किसी भी चीज का अगर आपको जवाब चाहिए होता था, आंसर चाहिए होता था, अगर आपको नहीं पता, तो चर्च आपको कहता था ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने ऐसा किया है। मिडिएवल पीरियड में लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है। लोग पूछते धरती क्यों फ्लैट है? क्योंकि भगवान ने बनाया है। जानने की कोशिश नहीं करते थे कि क्यों फ्लैट है या क्यों राउंड है। अगर कोई इसके खिलाफ बोलता भी था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। जो हेरेसी थी ना, वह सबसे बड़ा क्राइम था उस समय। हेरेसी मतलब जो धर्म कह रहा है, अगर आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। पहले जियोसेंट्रिक जो है ना थ्योरी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब धरती जो है वह केंद्र में है
और सूर्य धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने ये बात कहा, जैसे कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप सब गलती कर रहे हैं। जो सूर्य है ना, सूर्य बीच में है, सूर्य केंद्र में है, हेलोसेंट्रिक है ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है। सूर्य जो है केंद्र में है और धरती जो है चारों ओर चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस को क्षमा मांगना पड़ा, कॉपरनिकस को पनिशमेंट दिया गया। ब्रूनो ने इसी बात को दोबारा दोहराया। ब्रूनो एक और आपके साइंटिस्ट, इन्होंने बोला नहीं, कॉपरनिकस तो ठीक कह रहा था। तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद में गैलीलियो ने इस बात को दोहराया। तो गैलीलियो को भी बाद में जाकर कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी कि नहीं, मेरा जबान फिसल गया था, गलती से हम बोल दिए थे। चर्च जो कह रहा है सही है, धरती ही बीच में है, सूर्य ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो धर्म का जो काला पट्टी था इतना गहरा लोगों के दिल दिमाग में बना हुआ था कि धर्म से बाहर उनको कुछ सूझता ही नहीं था। सभी चीजों का उत्तर धर्म होता था। धर्म ने केंद्र में अपनी जगह बना ली थी और जो व्यक्ति और समाज था वह परिधि पर आ चुका था। द रिलीजन बिकेम द कोर ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स वेयर एट द पेरिफेरी, एट द सर्क्यूम्फरेंस। इस चीज को आपको समझना है। लेकिन जब पुनर्जागरण का काल आया, जब रेनेसा का पीरियड आया, तो फिर से ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, फिर से चीजों को जो जांच करने की जो इंक्वायरी थी, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि नेचुरल साइंस में, बल्कि सोशल साइंस में, सभी चीजों में ये जो इंक्वायरी, ये जो जिज्ञासा जो लोगों के मन में पुनः से जगी कि आखिर इन्वायरमेंट में, आखिर हमारे समाज में कोई भी चीजें घटित हो रही हैं तो उसका क्या कारण है। तो लोग पुनः जाग गए, पुनर्जागरण, लोगों ने फिर से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना प्रारंभ किया। और इसी को हम लोग रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण। आपको ये बात पता चल गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लेट 14th सेंचुरी से लेकर ये आपका 17th सेंचुरी तक जो पीरियड है उसको पीरियड ऑफ रेनेसा कहते हैं। बीच में और भी बहुत सारा पीरियड होता है, रिफॉर्मेशन का पीरियड, इनलाइटमेंट का पीरियड। तो इनलाइटनमेंट और रिफॉर्मेशन के बारे में आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, वहां पे लेक्चर मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पर अभी आपको जरूरत नहीं है इस आंसर को लिखने के लिए मैकियावेली वाला। तो रेनेसा जो है ना, रेनेसा का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कुछ फीचर है, कुछ कुछ विशेषताएं हैं। और अगर उन विशेषताओं को अगर हम मैकियावेली के राजनैतिक चिंतन में भी पाएंगे तो हम बड़े आराम से इस बात को कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है वह रेनेसा से प्रभावित हुआ है। और मैकियावेली को इसीलिए हम चाइल्ड ऑफ रेनेसा, रेनेसा के पुत्र के रूप में उसे हम संबोधित कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको ये समझाना है अपने आंसर में कि मैकियावेली चाइल्ड ऑफ रेनेसा है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रेनेसा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या विशेषताएं हैं रेनेसा की। तो रेनेसा जो है ना, इससे मेडिएवल पीरियड का अंत होता है और मॉडर्न पीरियड का बिगनिंग होता है। रेनेसा के कारण जो है एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वह प्रोड्यूस होता है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास, एक बुद्धिजीवी का एक वर्ग हमारे सामने जो है प्रोड्यूस होता है, हमारे सामने उभर कर आता है, जिसको हम लोग ह्यूमनिस्ट कहते हैं, मानववादी कह के संबोधित करते हैं। ये मानववादियों का खासियत क्या था कि मानववादी जो थे ना, वह मनुष्यों को, इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते थे, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते थे, व्यक्ति को केंद्र में रखते थे और व्यक्ति के लिए ही सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा इनका मानना था। और रिलीजन को जो है ना वह पेरिफेरी पर रखते थे, रिलीजन जो है वह परिधि पर था। और आप मैकियावेली के भी अगर राजनीतिक चिंतन को देखिएगा तो ये जो आपका ह्यूमनिज्म, एक जो फीचर है, एक विशेषता है रेनेसा का, ये आपको मैकियावेली के चिंतन में भी देखने को मिलेगा। मैकियावेली भी व्यक्ति को जो है वह केंद्र में रखते हैं और धर्म को जो है वह पेरिफेरी पर रखते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर को देखा है जिसमें मैंने बताया है कि मैकियावेली के रिलीजन पर क्या विचार है, मोरालिटी इथिक्स पर क्या विचार है, तो आप इस बात को जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो ह्यूमनिज्म है, एक जो फीचर है मानववाद, जो एक विशेषता है पुनर्जागरण का, इस विशेषता से कहीं ना कहीं मैकियावेली प्रभावित दिखते हैं। ये विशेषता है क्या? ये विशेषता है कि ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को ज्यादा महत्व देना,
रादर देन गॉड, भगवान की तुलना में मनुष्यों को ज्यादा महत्व देना। जो ह्यूमनिस्ट थे, जो मानववादी थे, वह इस दुनिया की बात करते थे। इस दुनिया मतलब ये पृथ्वी की दुनिया है, जहाँ समाज है, जहाँ लोग रहते हैं, जिस दुनिया को हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिएवल पीरियड में धर्म को अर्थात गॉड को केंद्र में रखा जाता था, और वहां लोग अदर वर्ल्डली अर्थात स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दुनिया की बात करते थे कि ये दुनिया तो बहुत ही छोटी सी दुनिया है, इससे बाहर भी एक आध्यात्मिक दुनिया जो है एग्जिस्ट करती है, और हमें उसी आध्यात्मिक दुनिया में एक बहुत ही अच्छा आ, हमें एक स्थान चाहिए, इसीलिए हम सभी कर्मों को कर रहे हैं इस दुनिया में। तो इस तरह की बातें की जाती थी। तो पहले लोग अदर वर्ल्डली पर ज्यादा विश्वास रखते थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर ज्यादा इम्फसाइज करते थे, ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन ह्यूमनिज्म ने क्या किया? ह्यूमनिज्म में ने ह्यूमन बींग्स पर ज्यादा फोकस किया, इम्फसाइज किया, और साथ ही साथ इस दुनिया पर, द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स पर ज्यादा फोकस किया। और ये जो आपका फीचर है, ये मैकियावेली के चिंतन में आप देख सकते हैं। मैकियावेली के लिए भी जो ह्यूमन बींग्स थे, दे वेयर एट द सेंटर, एट द कोर, एंड रिलीजन वाज एट द पेरिफेरी। मैकियावेली जो है वह भी इसी दुनिया की बात कर रहे हैं। वह भी कहते हैं कि जो राजनीति है वह मनुष्य के ह्यूमन नेचर से गाइडेड होती है, इसी दुनिया की बात कर रहे हैं, कोई और दुनिया की बात नहीं कर रहे मैकियावेली। इसीलिए पहला पॉइंट, कि इस कारण से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में रेनेसा के कुछ गुण हैं, इसीलिए वह रेनेसा के चाइल्ड के तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इम्पीरिसिज्म। इम्पीरिसिज्म को कहते हैं अनुभववाद। अनुभववाद का मतलब कि जो चीजों को हम देख सकते हैं ना, हम सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करें, या जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं पर हम लोग विश्वास करें। एक होता है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थॉट या नॉर्मेटिविज्म। तो नॉर्मेटिविज्म जो होता है वह किस चीज पर फोकस करता है? मूल्यों पर फोकस करता है। नॉर्मेटिविज्म ये बात करता है कि क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देता कि क्या है हमारे असली दुनिया में या हमारे रियल वर्ल्ड में। ये कहता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, या व्हाट ऑट टू बी। वहीं दूसरी तरफ इम्पीरिसिज्म जो है वह बात करता है कि क्या है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि क्या होना चाहिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है पहले उसको देखेंगे ना। तो इम्पीरिसिज्म, तो ये भी एक विशेषता है रेनेसा की। जब से रेनेसा आया, लोगों के मन में एक क्वेस्ट, एक प्यास, एक बहुत ही आपका जिज्ञासा लोगों के मन में जगी। उन्होंने अपने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रकृति को समझने के लिए इम्पीरिकल अप्रोच लगाया, जहाँ की वह अपने आंख से, कान से सुनकर, चीजों को देखकर समझते थे। क्या है इस चीज पर फोकस करते थे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि क्या होना चाहिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्यादा हमें महत्व देना चाहिए कि अभी क्या है हमारे समाज में, हमारे दुनिया में, व्हाट इज, है ना। व्हाट शुड बी डन, नॉर्मेटिव अप्रोच है। व्हाट इज इंपिरिकल अप्रोच है ना। इस चीज पर आप अगर मेडिएवल पीरियड, और आप देखिए ये गुण जो है इम्पीरिसिज्म का गुण कि क्या है, ये मैकियावेली के चिंतन में दोबारा से देखने को मिलता है। आप मेडिएवल पीरियड देखिएगा तो मेडिएवल पीरियड में जो सेंट ऑगस्टीन, जो बहुत ही बड़े चिंतक रहे हैं मेडिएवल मध्यकालीन युग के, वह इस पर फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए। मैं एक आपका इसका थॉट बता देता हूँ सेंट ऑगस्टीन का। सेंट ऑगस्टीन का मानना था कि मनुष्यों का जो सेल्फ सेंटर्ड, अर्थात मनुष्यों का जो स्वार्थ भरा जो ह्यूमन नेचर है, सेल्फ रिगार्डिंग जो ह्यूमन नेचर है, या फिर इगोइस्टिक जो ह्यूमन नेचर है, मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये जो आपका ह्यूमन नेचर है, ये मानव की प्रकृति है, ये सिंफुल है। सिंफुल मतलब ऐसा सोचने से पाप लगेगा। और इसीलिए क्या होना चाहिए, तो लोगों को अपने सेल्फ सेंटरनेस से, लोगों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ट्रांसेंड करके, उससे बाहर निकल के, उसके बियॉन्ड जाकर पूरे मानव समाज के लिए सोचना चाहिए। ऐसा सेंट ऑगस्टीन कहते हैं कि क्या होना चाहिए। मैकियावेली बात करते हैं क्या है, और मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य जो है वह सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, और इगोइस्टिक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सिंफुल नेचर नहीं है, ये मानव की प्रकृति है, और जो है यही है, इंपीरिकल अप्रोच।
है ना। और इसीलिए मैकियावेली का मैंने पहले लेक्चर में बताया था ह्यूमन नेचर पर उनका थॉट की ह्यूमन नेचर डिसीटफुल होता है, कावर्ड होता है, फिकल माइंडेड होता है, एवरोसियस होता है। तो ये सब मैकियावेली कहते हैं। तो दूसरा, मैकियावेली इम्पीरिसिज्म से प्रभावित है, जो कि रेनेसा का ही फीचर है, इसीलिए हम उन्हें चाइल्ड ऑफ रेनेसा कह सकते हैं। तीसरा, सोशल रिलेशन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया रेनेसा के कारण। सोशल रिलेशन जो आपका मेडिएवल पीरियड में था वह बहुत ही ओल्ड स्टैटिक था। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता था। वहां फ्यूडल सोसाइटी थी, और फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, आपने कार्ल मार्क्स वाले लेक्चर में भी पढ़ा होगा अगर आप जानते होंगे। तो फ्यूडल सोसाइटी में लॉर्ड्स जो कि भूमि के स्वामी हुआ करते थे, और सर्व्स जो कि उस भूमि पर काम किया करते थे। ये सोशल रिलेशन चलता था, ये सोशल रिलेशन स्टैटिक था। अब जो लॉर्ड्स है वो कभी सर्व्स नहीं बनेगा, माने जो भूमि का जो स्वामी है वो कभी भूमि पर काम करने वाला नहीं बनेगा ना ऐसी स्थिति में। और जो भूमि पर काम करने वाला मजदूर है, जो किसान है, कृषक है, वो कभी लॉट्स नहीं बन पाएगा। तो स्टैटिक है। और हेरार्किकल है। हेरार्किकल कैसे? क्योंकि लॉट्स तो हमेशा ऊपर रहेंगे ना सर्व से, लॉट्स से भी ऊपर किंग है। तो एक तरह का आप इसमें हेरार्की देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेनेसा ने पूरी तरह से सोशल रिलेशन को बदल दिया। रेनेसा के कारण एक न्यू, एक नया, एक डायनेमिक डायनेमिक जो निरंतर चेंज करता है और इक्वल सोसाइटी का जन्म हुआ। ये जो हैरार्की थी ना, ये हैरार्की पूरी तरह से समाप्त हो गई। और रेनेसा ने इक्वालिटी की बात की कि मनुष्य जो है बाय बर्थ दे आर इक्वल। और यही जब फ्यूडलिज्म का समाप्ति हुआ, या फ्यूडलिज्म जो है ये गर्त की ओर जाता गया, ये जो है रिड्यूस होता गया, तो इसी से मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत क्यों नहीं हो पाती थी, ये मैंने शायद मैकियावेली के लेक्चर में बताया होगा। तो देखिए, फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना, ये बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। पहले राजा से भी ज्यादा पावरफुल ये जमींदार हुआ करते थे। और ये जमींदारों का इतना सा जमीन, ये छोटा छोटा हिस्सा में पूरा का पूरा, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक किंगडम है, इंडिया मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंडिया नहीं है सच में, पर इंडिया में भी यही स्थिति थी कुल मिलाकर। तो छोटे 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 ये इंडिया, इंडिया का एक ऊपर राजा रहेगा, किंग फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ छोटे छोटे लॉर्ड्स रहेंगे। अब लॉर्ड्स जो है ना, ये टैक्स कलेक्ट करके किंग को देते थे। किंग इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरे पर शासन कर पाए। अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है, तो वह अगर यहाँ तक जाना चाहता है, अगर रास्ता ऐसे है, तो उसको सबको टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा। आप सोचिए, आज के भारत में अगर आप यहाँ से कर्नाटका सामान ले जा रहे हैं, मैं झारखंड में रहता हूँ, तो झारखंड से सामान अगर कर्नाटका ले जा रहे हैं, और आपको हर एक जगह अगर आपको टैक्स देना पड़ा, बिहार गए वहां टैक्स लगा, मध्य प्रदेश में टैक्स लगा, नीचे आप इसी तरह जाते गए अन्य राज्यों में भी टैक्स लगता गया, तो व्यापार हो पाएगा? जो सामान यहाँ 10 रुपए में हम लेकर जाएंगे, उसका दाम 150 रुपए हो जाएगा। खरीदेगा कौन हमसे? तो व्यापार असंभव था, क्योंकि हर एक जगह टैक्सेस लगा करते थे। लेकिन ये जब लॉर्ड्स कमजोर हुए, तो राजा मजबूत हो गया, और राजा ने पूरे पर अपना एक छत्र अधिकार कर लिया, और एक टैक्स उसने लगा दिया। और इससे फिर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की शुरुआत हुई। व्यापार बहुत ही एकदम तड़क भड़क से बढ़ा, और कैपिटलिज्म जो है, मॉडर्न कैपिटलिज्म, जो आधुनिक पूंजीवाद है, उसकी शुरुआत होती है। और इससे ही नेशन स्टेट का भी इमरजेंस होता है। मैंने इससे पहले एक मैकियावेली पर लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि नेशन स्टेट का क्या मतलब है। नेशन स्टेट सिंपली अगर हम देखें मैकियावेली के टाइम पीरियड में, तो नेशन स्टेट आपका एक ऐसा पॉलिटिकल कम्युनिटी जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के तरफ एलिजियंस रखता हो अपना, सेंट्रल अथॉरिटी के तरफ, मतलब एक आपका केंद्र में सरकार हो या राजा हो, और उसको सब कोई माने, उसका सब कोई इज्जत करे, उसको ऑब्लिगेट करे, उसकी बात को माने। तो उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। और साथ में सब लोग जो है कॉमननेस फील करे। कॉमननेस कैसे फील करेंगे? कि भाई हमारे एक राजा है, एक कॉमननेस, जैसे इंडिया, हम एक देश के नागरिक हैं, हमारे अंदर एक कॉमननेस है, हम एक नेशन है ना। नेशन पूरी तरह से अभी भारत नहीं बना है, अभी एक डायनेमिक प्रोसेस है, मैं इतने डीप में नहीं जाना चाहूंगा। पर यही समझिए कि नेशन स्टेट का भी इमरजेंस तभी होगा जब ये फ्यूडल लॉर्ड्स कमजोर होंगे, और कमजोर होंगे तो राजा एक छत्र राज कर लेगा। तो राजा के एक छत्र राज होने के कारण, ये यूपीएससी में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे एक छत्र राज के कारण क्या होगा
कि एक तो यहाँ व्यापार बढ़ेगा, व्यापार से कैपिटलिज्म आएगा, और दूसरा नेशन स्टेट जो है ये क्रिएट हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, सोशल रिलेशन में बदलाव, इक्वल सोसाइटी, ये रेनेसा का कैरेक्टरिस्टिक है। मॉडर्न कैपिटलिज्म का उद्गम रेनेसा का एक कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है। नेशन स्टेट का इमर्ज होना, ये भी रेनेशा का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सभी के सब कैरेक्टरिस्टिक हमें मैकियावेली के चिंतन में देखने को मिलते हैं। मैकियावेली इक्वल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। मैंने मैकियावेली के रिपब्लिकनिज्म वाले लेक्चर में आपको समझाया है। मैकियावेली इम्प्लिसिटली मॉडर्न कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वह यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं। तो मैकियावेली मॉडर्न कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैकियावेली नेशनलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, नेशन स्टेट बनाने की भी मांग करते हैं। मैकियावेली ये तीनों चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तीनों चीजें आई कहां से? ये रेनेसा पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैकियावेली रेनेसा से 100% प्रभावित थे। मैकियावेली के चिंतन में हम रेनेसा के बहुत सारे गुण देख सकते हैं। ह्यूमनिज्म मैकियावेली के चिंतन में मिलता है, जो रेनेसा का गुण है, विशेषता है। एम्पिरिसिज्म मैकियावेली के चिंतन में मिलता है, जो कि रेनेसा का विशेषता है। सोशल रिलेशन में बदलाव जो मैंने अभी बताया, ये रेनेसा की विशेषता है, और ये भी मैकियावेली के चिंतन में देखने को मिलती है। इसी कारण से हम आंख मूंद कर एकदम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि मैकियावेली के थॉट में सभी कैरेक्टरिस्टिक है रेनेसा की। मैकियावेली जो है ह्यूमन बीइंग को ज्यादा महत्व देता है धर्म के कंपैरिजन में। मैकियावेली एम्पिरिसिस्ट है। मैकियावेली मॉडर्न कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। और इन्हीं कारण से जो है मैकियावेली को हम चाइल्ड ऑफ रेनेसा कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये आपका यूरोप के पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से आप इस आंसर्स को कंक्लूड करेंगे ये। और इसमें आप मैकियावेली एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कुछ कुछ पॉइंट शॉर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। और इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कस द मैकियावेली एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, तो उसमें आपको ये सब पॉइंट लिखकर, तब जो मैं अगले लेक्चर में क्यों मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा। ये लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप चाहें तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ये नोट्स के डिटेल्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।